में किया था उसका थोड़ा सा डाटा लिख लेते हैं जल्दी जल्दी ताकि मैं आपको इंडिकेटर्स समझा सकूं। 30 थी बुक वैल्यू 31 दिसंबर 17 पे। उसके बाद रिकवरेबल अमाउंट है, चलें ठीक, रिकवरेबल अमाउंट ये हुआ करती थी हायर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। ये भी हम 31 दिसंबर 17 पे निकाला करते थे और ये भी 31 दिसंबर 17। हमारे उसी पहले सवाल का डाटा फेयर वैल्यू थी 35, कॉस्ट टू सेल आई थिंक 7 थी, पिछली क्लास में याद आ गई मुझे, बच्चों ने लिखवा दिया था डाटा। तो क्या आंसर आया था इसका? ओके जी, जज़ाकल्लाह। तारीख सही है? हाँ क्या बात है, गले को भी सुकून मिल जाएगा थोड़ा सा। अच्छा जी, वैल्यू इन यूज हमने वर्किंग में किया था कैलकुलेट, उसको वर्किंग में ले आते हैं ज़रा। चार साल थे ना? नहीं 3 साल थे, ठीक है। 17 में हम खड़े थे, 31 दिसंबर 18, 19, 20, 21, 20 तक था। चले हम यहाँ पे थे। अच्छा जी, उसके बाद हमने कोई कैश फ्लोज लिखे थे यहाँ पे, इनफ्लोज नहीं 18 यहाँ पे तो हम मौजूद थे, यहाँ पे हम खड़े थे, ये इस तरह बना लेते हैं ना जी। 8 और 8, ये डाटा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जो इंडिकेटर सामने आए उसको हम यहाँ पे 1-2 ही हैं जो ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं, उनको यहाँ पे डाटा उनका ये वाला डाटा यूज़ करेंगे और वो हमें बता देगा कि वाकई ये इंडिकेटर बनता था। 11 और 3, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या इंटरेस्ट रेट लगाया था? 10। ठीक है जी, और हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ गई थी 5। यहाँ पे फिर कुछ 5, ये 5.5 रहा, टोटल 21। ये हमारे पास क्या आई थी? वैल्यू इन यूज, और 28, और आया था 2 रुपए का इम्पेयरमेंट लॉस। जी, इम्पेयरमेंट टेस्ट कहते हैं इसको, रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करना और उसे कंपेयर करना कैरिंग अमाउंट से। ठीक है, क्या हम हर साल हर एसेट पे इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाया करें? बोले कब लगाएंगे? जब कोई इंडिकेटर होगा। ठीक है, और ये बेसिकली रिवैल्यूएशन से डिफरेंट क्या है? रिवैल्यूएशन में हम फेयर वैल्यू लगवाते हैं अंदाजे से, कभी वो प्लस कभी वो माइनस भी हो सकती है। ये एक परमानेंट लॉस है एसेट में। ठीक है, कोई ना कोई गड़बड़ ऐसी हमें नज़र आती है जिससे हमें शक पड़ जाता है कि शायद हमारे एसेट की रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से नीचे चली गई है। ठीक है, जब वो इंडिकेटर आता है तो हम फिर रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करके टेस्ट लगा लेते हैं। अगर इम्पेयरमेंट हो उसकी एंट्री हमें आती है, ना हो तो कोई बात नहीं, हम चलते रहते हैं आगे। ठीक है, अब इंडिकेटर कितनी किस्म के हैं? 2 किस्म के हैं ब्रॉडली स्पीकिंग। एक होते हैं एक्सटर्नल, जिन पे हमारा इख्तियार नहीं है, जिन पे हमारा काबू नहीं है। मिसाल के तौर पे हमारा जो एसेट था किसी भी वजह से उसकी फेयर मार्केट वैल्यू गिर गई, क्या मार्केट हमारे काबू में है? हो सकता है कोई
टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गई हो, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गई हो, और जो एसेट हमारे पास, जो प्लांट हमारे पास मिसाल के तौर पे लगा हुआ है, अब उसको कोई इस्तेमाल करने पे, उसको लेने पे कोई तैयार ही ना हो, तो आज उसकी मार्केट में वैल्यू गिर जाएगी। अच्छा, ये कैसे इंडिकेटर हो सकता है जी? मिसाल के तौर पे मैं अज्यूम करता हूं, डाटा चेंज करूंगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है, फिर वापस आ जाएंगे अपने डाटा पे। मिसाल के तौर पे ये था 2, तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी थी? 33। यहां पे क्या था? 33। ये होता ना, नील होता है इंपेयरमेंट लॉस, ठीक है। हमें पता चला हमारे एसेट की फेयर वैल्यू गिर गई है। हमारी जो भैंस 35 की बिक रही थी, ठीक है, वो अब लेट से 25 रुपए की कीमत हो गई। अगर ये फेयर वैल्यू गिर गई है तो इसका असर क्या पड़ेगा? ये कितना हो गया? 23। तो इधर 23, तो यहां पे इंपेयरमेंट लॉस आ गया। तो जब भी कभी हमारे एसेट की फेयर वैल्यू में डिक्रीज आएगा, हम फौरन अटेंटिव हो जाएंगे, हम कहेंगे ओह हो सकता है मे बी हमारा एसेट इंपेयर हो गया हो। क्यों हो सकता है जी? क्यों हो सकता है? क्योंकि फेयर वैल्यू यूज हुआ करती थी रिकवरेबल अमाउंट की कैलकुलेशन में। हो सकता है यही हायर चल रही हो और उसके नीचे आने से रिकवरेबल अमाउंट भी नीचे आ जाए और उसकी वजह से इंपेयरमेंट लॉस भी हो जाए। तो एक्सटर्नल इंडिकेटर है, इंडिकेटर लिखा हुआ, एक्सटर्नल इंडिकेटर है। बोलो क्या बोला हमने? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज्ड। एक्सटर्नल क्यों कहा इसे? अच्छा, ये समझ आ गया कि ये एक इंडिकेटर हो सकता है। एसेट की फेयर वैल्यू कम होना इंडिकेटर हो सकता है कि एसेट मे हैव बीन इंपेयर्ड। इसके कान के साथ लग जाओ तुम। हाँ, तुम पता है तुम्हें जिसे कह रहा हूं जी। एक इंडिकेटर है फेयर वैल्यू को गिर जाना, ये देख लिया हमने। एक्सटर्नल क्यों? हमारे तो कंट्रोल में नहीं है मार्केट, एक्सटर्नल हमारे बस से बाहर है, बट एक इंडिकेटर है। अगर ये हो जाए तो हम इंपेयरमेंट टेस्ट करते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी बदल गई, यहां पे भी वो आ सकता था लेकिन अलग से भी स्टैंडर्ड लिखता है। टेक्नोलॉजी बदल गई, एनवायरमेंट में कोई चेंज आ गई, कोई टेक्नोलॉजी में चेंज आया, कोई एनवायरमेंट में चेंज आया। वो चेंज इस तरह से आया कि उसने कंपनी पे एडवर्स इफेक्ट डाल दिया। चेंज विच अफेक्ट्स द कंपनी एडवर्सली। देख लेते हैं वो 2-4 बातें उसने कौन सी की हुई हैं एडवर्सली। ए भी लिख सकते हैं आप, आपका दिल करे तो। ऐसी चेंज आई एनवायरनमेंट में, ऐसी चेंज आई टेक्नोलॉजी में, ऐसी चेंज आई लॉ में। ये सारी चेंजेस हैं, ठीक है। लॉ बदल गया, जो चीज बना रहे थे वो बनाने पाबंदी लग गई उसके बेचने पे, लॉ बदला। कंपनी पे एडवर्स इफेक्ट पड़ा, इसको जगा दो। कंपनी पे एडवर्स इफेक्ट पड़ा, इकोनॉमिक कंडीशन बदल गई, एनवायरनमेंट बदल गया, ठीक है, टेक्नोलॉजी बदल गई। कोई भी ऐसी चेंज आई जो चेंज हमारे काबू में नहीं थी, लेकिन उस चेंज का असर क्या है? एडवर्स। बात समझ रहे हो? अब इसकी वजह से क्या होगा भाई? देखो, अगर एडवर्स इफेक्ट है तो हो सकता है फेयर वैल्यू भी कम हो जाए, हो सकता है एडवर्स इफेक्ट है फ्यूचर कैश फ्लोज ही कम हो जाए, जिस वजह से वैल्यू इन यूज भी कम हो जाए। तो इंडिकेटर है लॉ में, टेक्नोलॉजी में, एनवायरनमेंट में, इकोनॉमिक कंडीशंस में कोई ऐसी चेंज आए जो कंपनी को एडवर्सली अफेक्ट करे, तो वो चेंज क्या इंडिकेटर हो सकती है कि आवर एसेट मे हैव बीन इंपेयर्ड? बोलो, ये भी इंडिकेटर है। एक्सटर्नल क्यों है? ना लॉ हमारे काबू में, ना टेक्नोलॉजी हमारे काबू में, ना एनवायरनमेंट हमारे काबू में। बात समझ रहे हो? अच्छा, एक और चीज, इंटरेस्ट रेट हमारे काबू में, मार्केट इंटरेस्ट रेट काबू में तो नहीं है। बढ़ा लेते हैं, इधर देखें, इसको आप करें 20%,
अगर इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ जाए, जरा आंसर बताएं। 5 बोले 4। इंसान बन जाओ। तारिक तुमसे ये उम्मीद नहीं थी जी। साथ वाले को भी कह दो तुमसे भी नहीं थी सर को ये उम्मीद। 8। ये टोटल कितना बन गया जी बताइए। इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से वैल्यू इन यूज पे क्या असर पड़ा? प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, प्रेजेंट वैल्यू कम हो। प्रेजेंट वैल्यू का ही टोटल वैल्यू इन यूज, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लोज ही तो वैल्यू इन यूज था। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो वैल्यू इन यूज क्या हो रही है? कम। वैल्यू इन यूज कम हो रही है तो ये रिकवरेबल अमाउंट के अंदर एक टूल है। बोलो अगर ये कम होगा तो हो सकता है पहले वही हायर पड़ा हो, रिकवरेबल अमाउंट कम होने का शक पड़ सकता है। ये शक पड़ा तो हो सकता है एसेट की रिकवरेबल अमाउंट इतनी कम हो जाए कि वो बुक वैल्यू से भी एसेट मे हैव बीन इंपेयर्ड। ठीक है, तो एक इंडिकेटर हो सकता है इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, फेयर वैल्यू का गिर जाना, चेंज जो एडवर्सली अफेक्ट कर दे, या इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज। ये तीनों चीजों से हमें नजर आया रिकवरेबल अमाउंट कम होने का डर पड़ेगा। फिर वैल्यू कम हो, चाहे कंपनी की जो है वो परफॉर्मेंस कंपनी के ऊपर एडवर्स इफेक्ट आए, उससे भी रिकवरेबल अमाउंट कम होने का डर है, या इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए मार्केट का। ये सब चीजें हमारी रिकवरेबल अमाउंट को नीचे खींचने वाली हैं। तो जैसे ही रिकवरेबल अमाउंट कमी की तरफ जाने का डर पड़ेगा, हमें शक बढ़ जाएगा, हमारा एसेट इंपेयर भी हो सकता है। तो टेस्ट लगाएंगे। ये 3 कौन से हैं जी? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्यों कहा इनको? उसके बाद स्टैंडर्ड ने कुछ इंटरनल इंडिकेटर्स की भी बात की। इंटरनल हमारा अपना कसूर होता है। वो क्या? एसेट इज डैमेज्ड, हमारी लापरवाही की वजह से एसेट क्या हो गया? डैमेज। अब अगर एसेट डैमेज हो गया तो क्या वो उस तरह से कैश फ्लोज फ्यूचर में ला सकेगा? फ्यूचर में कैश फ्लोज कम होंगे तो वैल्यू इन यूज कम होगी तो रिकवरेबल अमाउंट हो। ये सब हो सकता है, इंडिकेटर आने पे हो सकता है। फिर हम टेस्ट लगा के कंफर्म करते हैं कि हुआ कि नहीं इंपेयर। ठीक है, तो एसेट डैमेज हो गया तो हो सकता है वैल्यू इन यूज कम हो जाए, हो सकता है फेयर वैल्यू भी कम हो जाए। डैमेज एसेट की तो वो कीमत नहीं ना लगेगी मार्केट में। और बोलो, तो हो सकता है फेयर वैल्यू कम हो जाए, हो सकता है वैल्यू इन यूज कम हो जाए। तो दिस इज एन इंडिकेटर दैट आर एसेट मे हैव बीन। जो चीज रिकवरेबल अमाउंट को कम करने की तरफ ले जा रही है वो क्या है? इंडिकेटर है, क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग वैल्यू से कम हुई तो इंपेयरमेंट है। ठीक है, इंटरनल क्यों कहा? अच्छा, मिलता जुलता स्टैंडर्ड के अंदर इसने ना 2-3 चीजें लिखी हुई हैं। वो क्या है? जैसे यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट इज डिक्रीज्ड। भाई ये भी समझ में आता है, अगर लाइफ कम हो जाए, नंबर ऑफ कैश फ्लोस कम होंगे, नंबर ऑफ कैश फ्लोस कम होंगे तो वैल्यू इन यूज कम हो सकती है, जो कि रिकवरेबल अमाउंट को कम कर सकती है। दिस इज ऑल्सो एन इंडिकेटर। आपको कोई तुक्का नहीं लगाना होगा। पहली बात तो ये है कि सवाल ही बता देगा, इंपेयरमेंट का सवाल है, टेस्ट लगाना है, डाटा दिया होगा। लेकिन ये इंडिकेटर में से कोई इंडिकेटर लिख के देगा ना आपको, अब पता होना चाहिए कि हाँ ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2-4 नंबर यहां से ना आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट ये एरिया है। इसीलिए 10-15-20 मिनट आज के दिन इसके लिए इसीलिए रख लिए थे। भाई सही है। और लिखता है वो कि कंपनीज परफॉर्मेंस इज डिक्लाइनिंग। एडी मुश्किल अंग्रेजी कौन लिखे? मिलता जुलता कल देखा था इससे, शायद वो एसेट को डिक्लाइन करा रहा था परफॉर्मेंस या कंपनी, दोनों की परफॉर्मेंस। भाई एसेट की परफॉर्मेंस खुद से कम हो जाए या कंपनी की ही परफॉर्मेंस कम हो जाए, कंपनी ही जो एसेट बनाए बेच ना पाए मिसाल के तौर पे, तो फिर अल्टीमेटली उस एसेट के कैश फ्लोज को तो इंपैक्ट पड़ेगा ना। बोलो, कंपनी की परफॉर्मेंस डिक्लाइन कर जाए
एसिड की डैमेज की वजह से अपनी परफॉर्मेंस डिक्लाइन कर जाए, एसिड की यूजफुल वैल्यू कम हो जाए, ये सब की सब चीजें वैल्यू इन यूज को कम करने वाली हैं। शायद पहले वाली तो फेयर वैल्यू को भी कम करने वाली है, तो सही है ना, शायद दूसरी भी, ठीक है। तो अल्टीमेटली रिकवरेबल अमाउंट में से एक या दोनों कम, रिकवरेबल अमाउंट को इनमें से एक, फेयर वैल्यू या वैल्यू इन यूज में से किसी एक को या दोनों को ये कम करने वाले इंडिकेटर्स हैं। तो जैसे ही इनमें से कोई इंडिकेटर नजर आया, एसिड डैमेज हो गया, या सवाल ने कहा एसिड की यूजफुल लाइफ अब उतनी नहीं है, नहीं लगता हमें कि इतना चलेगा, या उसने कहा कंपनी की परफॉर्मेंस ही फारिग हो गई है, देयर इज एन इंडिकेटर दैट रिकवरेबल अमाउंट मे हैव गॉन बिलो द कैरिंग अमाउंट एंड एसिड मे हैव बीन इंपेयर्ड, ठीक है। और एक और भी है, वो है कि आपने, कंपनी ने रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान कर लिया, या एक प्रोडक्शन लाइन के शट डाउन का। मिसाल के तौर पे नेस्ले वाले बहुत कुछ बना रहे हैं, नेस्ले वाले पानी भी बना रहे हैं, दही भी बना रहे हैं, जूस भी बना रहे हैं। नेस्ले वालों ने डिसाइड किया कि हम अपना दही वाला जो सेक्शन है, दही वाली जो प्रोडक्शन लाइन है, उसको डिसकंटिन्यू करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? अब शायद फेयर वैल्यू तो उसकी ठीक ही हो, लेकिन जो वैल्यू इन यूज है क्या वो रहेगी? सोचो ना, एक एसिड, एक प्रोडक्शन लाइन ही बंद हो गई, दही बनानी ही छोड़ रहे हैं, तो वैल्यू इन यूज कैसे निकलेगी? फ्यूचर में दही बनेगी, बन के बिकेगी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू, तो आज वैल्यू इन यूज निकाल रहे थे, ठीक है। तो अगर हमने डिसकंटिन्यू करने का ही प्लान कर लिया या रीस्ट्रक्चर करने का प्लान कर लिया, तो फिर हो सकता है वैल्यू इन यूज, अब हो क्या सकता है, वो तो शायद जीरो ही हो जाए, यूज करने का ही इरादा नहीं है, और हो सकता है फेयर वैल्यू वैसे ही बहुत कम हो, हम वैसे ही एसिड को यूज करके ही फायदा ज्यादा लेना चाह रहे थे, शायद उसकी फेयर वैल्यू इतनी थी ही नहीं। तो ये भी बिल्कुल एक इंडिकेटर है, और ये भी एक इंटरनल इंडिकेटर है। किसी ने तो नहीं कहा था आगे बंद कर दो, अपना फैसला था, उस वजह से एसिड के ऊपर इंपेयरमेंट का शक बढ़ गया, ठीक है जी। तो ये आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा चलिए लिख तो ले, प्लान टू रीस्ट्रक्चर भी हो सकता है या डिसकंटिन्यू। रीस्ट्रक्चर मतलब प्रोडक्शन कम कर ली, थोड़ा प्लस माइनस कर लिया, कोई थोड़ी सी चेंज कर ली, क्वालिटी चेंज कर ली, कुछ ऐसा कर लिया जिससे लग रहा है कि कम हो जाएगा, या सिरे से ही बंद कर दिया। तो ये सब के सब क्या हैं? इंडिकेटर्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। बुक पे आ जाए जरा, ये समझ आ गई ना, इस एग्जाम्पल से जरा अच्छी तरह समझ आ जाती है। बुक पे आए जी 794 पेज पे। ये सब कुछ आप पढ़ेंगे, आपको कोई मसला बिल्कुल भी नहीं होगा। इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशंस हैं, सब कुछ आपको याद है, सिर्फ पढ़ के एक बार तसल्ली कीजिएगा, सब कुछ आपको याद है। ये सब हमने बात की, मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रहा इसको पढ़ने पे, घर पे 10 मिनट लगेंगे, ये सारा चैप्टर एक बार गो थ्रू हो जाएगा। और इसके बाद ICAP की बुक भी गो थ्रू करेंगे। जैसे IAS 16 की आपने, हाथ खड़ा करें, कितने बच्चों ने IAS 16 देखा था? कुछ ज़्यादा चीज़ें मिली, ढेर सारी चीज़ें इकट्ठी करनी है, ठीक है, ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। ICAP ने अपनी वेबसाइट के ऊपर स्टडी टेक्स्ट दे दी हुई है, उसमें सब कुछ ही है, उसमें MCQs भी हैं, उसमें क्वेश्चन बैंक वाले क्वेश्चन भी अब उसी के अंदर ही हैं। तो ना लें आप बुक, नहीं अभी उन्होंने दी बुक, अपने मोबाइल में, लैपटॉप में डाउनलोड तो करके रख सकते हैं, ठीक है। तो उसको कर लें, जब कोई चैप्टर कंक्लूड किया करें उसको चेक कर लिया करें, और जो चीज़ें उसमें से आइडेंटिफाई किया करें उनको एक जगह लिख लिया करें, ताकि हमारी कंप्लीटनेस इंश्योर होती रहे, ठीक है। IAS 36 को भी आज जाके देखेंगे। कितने बच्चे देखेंगे आज इंशाल्लाह? इरादा तो कर लो कम अज़ कम पास होने का, है? देख लें। पॉसिबल इंपेयरमेंट के अंदर इंडिकेटर्स ऑफ इंपेयरमेंट है, एक्सटर्नल और इंटरनल नज़र आ रहे हैं, यही आपको 3 और 4 साथ नज़र आएंगे, ठीक है जी। पढ़ लीजिएगा, कोई चीज़ इससे बाहर होगी नहीं इंशाल्लाह। मेजरिंग रिकवरेबल अमाउंट, इसके अंदर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल की डिस्कशन हमने कर ली थी, वैल्यू इन यूज़ की भी डिस्कशन हम तफसील से कर चुके हुए हैं। आगे एग्जांपल्स हैं सिंपल सी, देखना चाहें तो बेशक देखिएगा। 796 एग्जांपल 3 भी हमने कर ली थी, इसके ऊपर टेबल में वैल्यू इन यूज़ के अंदर कौन से कैश फ्लोज आते हैं, कौन से नहीं आते, तफसील से ये बात भी हमारी हो चुकी है। 797 पे आए, लर्निंग आउटकम 3 में
अकाउंटिंग फॉर इम्पेयरमेंट में उसने अलग अलग किया, एसेट कैरिड एट कॉस्ट और एसेट कैरिड एट रीवैल्यूएशन मॉडल, डिस्कशन हो गई है इसकी। ओके, इम्पेयरमेंट ऑफ एन एसेट शुड बी आइडेंटिफाइड एंड अकाउंटेड फॉर एज, नीचे उसने कुछ वो स्टेप्स लिखे हैं जो हम परफॉर्म कर रहे थे, पढ़ लीजिएगा, कोई नई चीज़ नहीं मिलेगी इसके अंदर आपको। इस चैप्टर में मेरी तरफ से अब कुछ नहीं बचा, आप लोग स्टडी टेक्स्ट ज़रूर देखिएगा आईकैप की, ताकि उसमें से कोई चीज़ ऐसी ना हो। प्लस कोई और चीज़ मैं कोई और बीच में थोड़ा बहुत एडिशनल चीज़ें करवाना चाहूँगा तो ओरिजिनल स्टैंडर्ड को देख के मैं वो निकाल लूँगा, जो मुझे लगा कि शायद आपको करवा देनी चाहिए। बाकी आईकैप की बुक की हद तक डिस्कशन इज़ ओवर। जी बोलो बोलो। नहीं, ये आप बस पढ़े। कितने बच्चों ने पास पेपर 3 होमवर्क दिया था, किया था घर पे, ट्राई किया था? चलें, बाकियों को तौफीक नहीं हुई, इसलिए तफसील से सारा कुछ डिस्कस करता हूँ। पूरा क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन पूरा क्वेश्चन डिस्कस करूँगा आपके साथ। कुछ कैलकुलेशंस जो मुश्किल आपको लगेंगी, कुछ बातें जो मुश्किल लगेंगी, वो सारी डिस्कस हो जाएंगी। आज फिर आपको मौका दिया जाएगा, और अगर कल फिर भी ना हो, जिस वक्त होमवर्क दिया था उस वक्त शायद ये मुश्किल था, पर अब ये मुश्किल नहीं है आपके लिए क्वेश्चन। तफसील से इसके ऊपर बात करते हैं, 10 से 15 मिनट शायद लग जाए, पर सवाल पूरा सोल्यूशन लिखूंगा नहीं आप, ना ही आपने सोल्यूशन बुक वाला देखना है, आपने भी घर पे इसको दोबारा से जाके आज सॉल्व करना है। वो देखें होमवर्क में यही लिखा हुआ है बस, ठीक है। बाकी आज इंशाल्लाह बोरिंग को स्टार्ट करेंगे, तो उसके अंदर भी छोटा सा होमवर्क है बस, ठीक है। ये आज के लिए है, और इसलिए तो लिखा हुआ छोड़ दिया था पिछली क्लास में। ओके, पास पेपर 3 ओपन कर लें जी, पेज नंबर 811। ये कल चेक होना है, आप होमवर्क करके आइएगा, देख के नहीं, खुद से। ओके, करें शुरू। साइंटिफिक फार्मा लिमिटेड is a manufacturer of pharmaceutical products. In January 15, one of its plant suffered a major tear down. It was repaired at a cost of 1.5 million, but the production capacity was reduced. हाँ जी, जनवरी 15 में क्या हुआ, एक एसिड डैमेज हो गया। डैमेज हो गया, इंटरनल इंडिकेटर है, मे भी डैमेज हुआ है, तो मे भी रिपेयर हो गया हो। ये तो अभी वैसे ही हमने कर लिया, अगली बातें सारी खुद ही ये बात बता देंगे, ठीक है। अच्छा, उन्होंने रिपेयर कर लिया इसको, कितने पे? 15 लाख रुपए खर्च करके, 1.5 मिलियन खर्च करके उन्होंने इसे रिपेयर कर लिया। अब यहाँ पे पहले ये तो बता दो, क्या ये IAS 16 काफ़ी मिक्स था इसके अंदर ना, सवाल के अंदर, तो वो पढ़ा हुआ था। क्या ये 1.5 मिलियन कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू? कैपिटल या रेवेन्यू? कितनों को लगता है कैपिटल? शोर में आवाज़ दब गई उनकी, हाथ खड़ा करें। वो लगता है उनको कैपिटल है। और जी, कैपिटल क्यों है? हाँ, जो छुपा के हाथ खड़ा कर रहे थे, उसके पीछे हाथ खड़ा कर रहे थे, बताओ कैपिटल क्यों है? कैपिटल क्यों है बेटा? देखें, ऐसी कोई बात भी नहीं की कि पार्ट रिप्लेस किया और पुराना डिस्पोज कर दिया। अब ये खर्चा ऐसा है, जिस खर्चे से इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी तो क्या उल्टा कम होके चल रहा है, यानी कि ये एक सिंपल रिपेयर एक्सपेंस ही था, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर हम नहीं कह सकते। ये उस हमारे क्राइटेरिया पे नहीं उतरा कि ये लाइफ प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी आउटपुट बढ़ा दे, बढ़ाया कुछ नहीं है उसने, बस चला दिया किसी ना किसी तरह। और वो भी कह रहे हैं कि सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कर गई उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी। तो 1.5 मिलियन को अंडरलाइन करके लिख लें, रिपेयर एक्सपेंस है ये, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। ओके, अच्छा, नेक्स्ट। द प्लांट वॉज रेडी फॉर प्रोडक्शन ऑन 30 जून 15 पे प्लांट जो है वो इस्तेमाल के लिए तैयार है, रेडी है बिल्कुल। ओके, एट दैट टाइम
the company's engineers advised that the plant could be used at a reduced level for 3 years only. पता नहीं ओरिजिनल लाइफ कितनी थी, अभी तो ये नहीं पता लगी, लेकिन वो कह रहा है 3 ईयर्स है, तो ये रिमेनिंग लाइफ बता दी, ठीक है। वैसे ही हमें तो इंडिकेटर मिल चुका है डैमेज की वजह से, पता नहीं अब ये रिड्यूस हुई है या नहीं हुई है, बहरहाल हमें तो वैसे ही इम्पेयरमेंट पे ऑलरेडी शक है। ओके, तो रिमेनिंग लाइफ 30 जून 15 पे कितनी है? 3 साल। और जाग रहे हो ना सारे? द प्लांट वॉज एस्टिमेटेड टू हैव अ रिकवरेबल अमाउंट ऑफ रुपीज 19,277, थाउजेंड्स को छोड़े, एट जून 30, 2000। जिस दिन हमने इसे रिपेयर किया और ये रेडी हो गया दोबारा, उस दिन इसकी रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? 19,277, 19,277। अब इस दिन की बुक वैल्यू मिल जाए तो हम कंपेयर करके देख सकते हैं कि ये एसेट इंपेयर है या नहीं है। तो 19,277 को अंडरलाइन करके लिख लें रिकवरेबल अमाउंट। किस दिन की? 30 जून 15 की। अब इस दिन की बुक वैल्यू WDV अगर हमें मिल जाए तो बड़े आसानी से बता सकते हैं कि एसेट इंपेयर्ड है या नहीं। ओके, चलो अब पढ़ते हैं आगे। अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज एज अंडर। उलट सवाल था, पहले एंड वाली बात बता दी, उसके बाद फिर अब एसेट की लाइफ के स्टार्ट पे जा रहा है। क्या कहता है? कहता है द प्लांट वॉज इम्पोर्टेड एट FOB, ये फ्री ऑन बोर्ड होता है, छोड़ें इसको फिलहाल। ये क्या होता है? प्लांट वॉज इम्पोर्टेड एट अ प्राइस ऑफ $800,000। हमारी रिपोर्टिंग करेंसी रुपीस है ना पाकिस्तान में, तो हम डॉलर्स में तो ये बना नहीं सकते, ठीक है। तो हमें फिर इन डॉलर्स को रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। है तो परचेज प्राइस ना। अच्छा चलो ठीक है, गुजारा चलेगा जी। कहता है द पेमेंट वॉज मेड, हमने पे कर दी, एट द टाइम ऑफ शिपमेंट ऑन 1 जुलाई 2005 एट ₹52। देखें ऐसी बातें सोचिएगा नहीं, आप पेमेंट भी हो गई आपके लेवल पे, बस ये भी कॉमन सेंस यूज करके हो जाता है। फॉरेन करेंसी का पूरा स्टैंडर्ड है, FAR 2 के अंदर आप जाके पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अंदर जाके देखेंगे आप, तो फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस वगैरह भी आया करेंगे, ठीक है। अभी उसकी जरूरत नहीं है, ये तो कॉमन सेंस यूज करके भी एक मैंगो मैन भी इसका जवाब दे सकता है कि अगर $8 लाख का ये प्लांट खरीदा है और जिस दिन खरीदा और पेमेंट की, तो जिस दिन बाजार से डॉलर खरीदने गए अपने रुपए लेकर, तो कितने रुपए का $1 मिला? 52 का। तो $8 लाख खरीदने थे, तो इंटू 52 करेंगे तो हमारे पास रुपीज में आ जाएगा। अच्छा जी, अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्लांट। अच्छा जी, अच्छा, लिख तो लूं कॉस्ट ऑफ प्लांट। क्या चीज है जी? परचेज प्राइस है। परचेज प्राइस इधर देखें, डॉलर 8 लाख थे इंटू ₹52। ये समझ आती है? ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात थी ना, ये तो निकाल सकते हैं कि नहीं। $8 लाख हैं और जिस दिन खरीदा और पेमेंट की उस दिन $1.52 का मिला, तो फिर हमें ये कितने में पड़ा प्लांट? 416, बस ठीक है, रुपीज इन थाउजेंड, बहुत। ठीक हो गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। अदर चार्जेस इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन कॉस्ट अमाउंटेड टू 7 मिलियन। हाँ जी, एंड इंस्टॉलेशन वॉज कंप्लीटेड ऑन 31 दिसंबर 2005। आगे नहीं पढ़े, मुझे बताइए 7 मिलियन क्या करें? एसडी कॉस्ट में ऐड कर दें। ऐड कर दिया हमने इंस्टॉलेशन एटसेट्रा, कितनी? 7,000। 48600, ये है हमारे इस प्लांट की कॉस्ट जिस दिन हमने खरीदा था। ठीक हो गया? यानी खरीदा और रेडी हो गया 31 दिसंबर 5 पे, यानी 1 जनवरी 6 से ये रेडी टू यूज था। इंस्टॉल्ड एंड रेडी फॉर यूज किस दिन है जी? 1 जनवरी 6 कर लें या 31 दिसंबर 5 कर लें, बात तो एक ही है। ठीक है जी, अगली लाइन पढ़ें। कहां गई? वॉज कंप्लीट ऑन 31 दिसंबर 5 एंड कमर्शियल प्रोडक्शन कमेंस्ड फ्रॉम 1 अप्रैल 2000।
ये कमर्शियल लिखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तवज्जो कीजिए ज़रा ताकि लिख सकूँ मैं। कमर्शियल प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन लिखा हुआ, ओके। स्टार्टेड, कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्टेड किस दिन? 1/4/6। वो एक सफ़ा दिया था कि पढ़ लेना डेप्रिसिएशन वाला, कई बातें तो उसमें ऐसी लिखी हुई थी जो काम की थी। बहरहाल ये नहीं भी लिखी हुई थी तो मैं अब बता रहा हूँ, लिखी हुई थी तो जिन्होंने पढ़ा उनको फ़ायदा हो गया, ठीक है। इधर देखें, एसिड कब कह रहा है कि मैं इस्तेमाल के लिए तैयार हूँ? अब अपनी सुस्ती और काहली की वजह से शुरू कब की प्रोडक्शन? तो क्या डेप्रिसिएशन जिस दिन यूज़ करना शुरू करेंगे उस दिन से स्टार्ट करेंगे? अच्छा, पहली बात जहन में यही होती थी, क्योंकि आज तक ऐसे ही पढ़ा था हमने और ऐसे ही याद रखा होता कि जब यूज़ करना शुरू करो डेप्रिसिएशन स्टार्ट करो, जब यूज़ रोक दो डेप्रिसिएशन भी रोक दो, ठीक है। लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन आई नहीं थी, ठीक है। ये सिचुएशन क्या है? यकम जनवरी 6 पे एसिड तैयार है इस्तेमाल होने के लिए। अगर आपने नहीं इस्तेमाल किया, पूरा साल पड़ा रहा, उसकी वैल्यू कम होती रहेगी, वो पड़े पड़े भी डेप्रीशिएट होता रहेगा। तो हमने कमर्शियल प्रोडक्शन का वेट नहीं करना, डेप्रीसिएशन विल स्टार्ट, ये विल लिखा हुआ, ओके। अच्छा यार, डेप्रिसिएशन विल स्टार्ट, हाँ कमेंस जी, स्टार्ट फ्रॉम 1/1/2006, यहां पे नहीं, ठीक है। क्यों नहीं शुरू की प्रोडक्शन? क्यों सतु पी के सोए रहे? करते ना प्रोडक्शन स्टार्ट, एसिड तो तैयार था, प्लांट तो तैयार था, तो डेप्रिसिएशन कब स्टार्ट करेंगे? याद रहेगी ये बात, रेडी टू यूज हो गया एसिड, उससे पहले नहीं करना। इंस्टॉलेशन चल रही है, जब तक वो टेस्ट रन वाला ग्र करके वो नहीं कर देते ना इंजीनियर, तब तक हम डेप्रिसिएशन नहीं स्टार्ट करते। लेकिन जिस दिन एसिड रेडी टू यूज हो गया, डेप्रिसिएशन स्टार्ट करनी है। नहीं कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू की तो आपका कसूर है, ये बात याद रहेगी। तो डेप्रिसिएशन विल स्टार्ट हेयर, नॉट हेयर। ईयर एंड क्या है? ईयर एंड क्या है? 30 जून है। ईयर एंड 30 जून है, तो बस ये याद रखना, पहले साल 2006 में जब ये एसेट आया हमारे पास तो सिर्फ 6 महीने तक डेप्रिशिएट होगा, पूरा साल डेप्रिशिएट नहीं करना, ठीक है। और 3 महीने भी ना कर देना, क्योंकि हमारा कसूर नहीं था, ये एसेट कह रहा है मेरा कसूर ना, मुझे तो डेप्रिशिएट करो, मेरा क्या कसूर है, मेरी तो वैल्यू गिर रही है, मोबाइल डिब्बे से निकला नहीं और वैल्यू गिर गई, ठीक है। ओके, रेडी टू यूज था। दें जी, पॉइंट नंबर 1 हो गया, ओके। 2, the company uses straight line method of deduction. Deduction is charged from the month of asset is available for use. यहां भी बता दिया उसने, ठीक है। ऐसे लिखा होता है सवालों में, लेकिन आज तक कभी इस पे गौर नहीं किया था, क्योंकि जब अवेलेबल फॉर यूज होता अगली बात नहीं करता था, ठीक है। लेकिन ये बात अब ये बात हमेशा याद रखनी है, ठीक है, ओके। एट द टाइम ऑफ परचेज द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट वॉज एस्टिमेटेड एट 15 साल, वेयर एज द सैल्वेज वैल्यू वॉज एस्टिमेटेड एट 2000, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन करनी है अब 48,600 को, ये स्ट्रेट लाइन है ना, -2000 डिवाइडेड बाय 15, पहले साल इंटू 6/12, और ऑनवर्ड्स अपनी वो वर्किंग करनी है आपने, क्योंकि आगे रिवैल्यूएशन भी आ रही है, वही वाली वर्किंग, डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट जी बिल्कुल, और प्रॉफिट एंड लॉस, ये करेंगे आप। किस दिन से शुरू करेंगे? 1 जनवरी 2006 से, जब से एसिड आया, ठीक है। शॉर्टकट लगा लेना बीच में, जैसे कि वो कहता है बेस्ड ऑन रिपोर्ट ऑफ अ प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट वैल्यूअर द प्लांट वाज रीवैल्यूड ऑन 1 जुलाई 2000 एट, अब 1 जुलाई 2010 तक डायरेक्ट छलांग लगा सकते हो। 1 जनवरी 6 पे आया था, 30 जून 6 तक आधा साल, फिर 30 जून 7 तक पूरा साल, 8 तक, 9 तक, 30 जून 10 तक 4.5 साल हो गए। 30 जून 10 तक 4.5 साल, ये एक्यूमुलेटिव निकले। जितनी भी है खुद ही करना, घर पे करना, बस ठीक है, हो गया ना, बस ठीक है। ये एक्यूमुलेटिव आ गई। 30 जून 10 या 1 जुलाई 10 की WDV निकल आएगी, इसमें से माइनस करोगे तो। अब इस दिन इस WDV को कंपेयर करोगे 45,000 से,
सरप्लस ही होगा इंशाल्लाह, क्योंकि आगे उसने उसकी एडजस्टमेंट भी करवानी है इंपेयरमेंट डाल के। बहरहाल सरप्लस या लॉस निकल आएगा। यहां से वर्किंग चल रही है, वो चल रही है वर्किंग। आगे क्या कहता है? देयर वॉज हाउएवर नो चेंज इन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट। अब ऑनवर्ड्स आफ्टर रीवैल्यूएशन क्या करोगे? 45,000 को डेप्रीशिएट करोगे, ठीक है। रिमेनिंग लाइफ पे चेंज नहीं आया तो 15 में से 4.5 गए तो बकाया 10.5 रह गए। लेकिन एक छोटी सी बात, रेजिडुअल वैल्यू के बारे में सवाल खामोश है, तो क्या अज्यूम करें? कोई नहीं है? नहीं, ऐसे ना करो। हमने चेंज इन एस्टीमेट में भी यही देखा था, सवाल चुप है तो जीरो नहीं बेटा, जो है वही है, जो है वही है। वो कह देता रिवाइज्ड है तो फिर रिवाइज लिखते, वो कह देता निल हो गई है फिर जीरो कहते। वो 2000 बोला था उसने, यहां पे उसने कोई बात नहीं की तो वो 2000 पहले थी अभी भी है। ओके, अब यहां से डेप्रिसिएशन ऐसे शुरू हो जाएगी, ठीक है? तो सही है ना? चलो आगे पढ़े। क्वेश्चन है कोई? जी बोले। जी सरप्लस नहीं, रेजिडुअल वैल्यू उसमें से माइनस नहीं होती, लेकिन उसके साथ ये काम करेंगे, उसको डिवाइड बाय 10.5 करेंगे। सरप्लस की रेजिडुअल वैल्यू कोई भी नहीं होती। ओके, ओ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, वही वाले सफे से हेल्प मिलनी थी। यहां पे भी क्या लिखता है? द फैक्ट्री रिमेन क्लोज फ्रॉम 1 अप्रैल 12 to 30th June 12 ड्यू टू लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। अप्रैल, मई, जून, 3 महीने तक हमारी फैक्ट्री बंद रही। ओहो, अब तो डेप्रिसिएशन रोकनी पड़ेगी। नेवर। प्लांट आइडल पड़ा है, फैक्ट्री आइडल पड़ी है, एसेट आइडल पड़ा है, डेप्रिसिएशन नहीं रुकती। यहां पे तो आइडल ही पड़ा था, डेप्रिसिएशन कोई रोकी? जिस दिन रेडी था हमने डेप्रिसिएशन शुरू कर दी। फैक्ट्री बंद पड़ी है, डेप्रिसिएशन चलती रहेगी। डेप्रिसिएशन डायवो है, डी फॉर डेप्रिसिएशन, डी फॉर डायवो, ए नहीं रुकती। ओके, तो ये भी इग्नोर करना था, ठीक है? सही है ना? कैलकुलेशन में इग्नोर करना था, लिख सकते थे नीचे एक नोट में, नहीं जी हमने इसको डेप्रिसिएशन को नहीं रोकना, प्लांट आइडल हो तो, ठीक है? आखिरी पॉइंट, सेलेज वैल्यू हैज नॉट चेंज सिंस। ओह अच्छा, ये तो लिखा हुआ था सवाल में। बहरहाल नाम ही लिखा हो तो ये करना है, हमने तो वो भी देख लिया, वर्स्ट सिनेरियो देख लिया। अब तो उसने लिखा भी होता कि चेंज नहीं है। ओके, अब बस सवाल खत्म नहीं, यहां पे पहुंच के फिर वापस पॉइंट 1 पे जाना है। अब 1 जुलाई 2010 पे ये रिवैल्यू हुआ, फिर 30 जून 11, 30 जून 12, 30 जून 13, 30 जून 14 और 30 जून 15 तक ये बुक वैल्यू निकलेगी। 30 जून 15 की जो बुक वैल्यू होगी उसको ऊपर 19,277 से कंपेयर करेंगे, इंशाल्लाह इंपेयरमेंट लॉस भी होगा, ठीक है? क्योंकि उसने सरप्लस में से कुछ एडजस्ट करवाना है। हो सकता है सारा ही सरप्लस खाया जाए, हो सकता है कुछ खाया जाए, कुछ बच जाए। तो मेरे ख्याल में अब ये सवाल हो जाना चाहिए, कल ना करके आए तो फिर देखना। अब ये कह रहे हैं इंपेयरमेंट लॉस आया, उस वजह से एसेट भी कम हुआ, सरप्लस भी कम हुआ, एसेट भी बच गया, सरप्लस भी बच गया। क्या करेंगे भाई? एसेट को भी रिवाइज्ड कैरिंग वैल्यू ओवर रिमेनिंग लाइफ करोगे ना, तो सरप्लस भी जो रिमेनिंग बचा है उसको रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करोगे, वो उसी तरह से चलता रहेगा। ये बात सबको समझ आई है? इंपॉर्टेंट बात है ये। आफ्टर इंपेयरमेंट चार्जिंग, इंपेयर हुआ एसेट, आफ्टर हमने जब राइट डाउन कर लिया, आफ्टर राइटिंग डाउन आर एसेट, हमने डेप्रिसिएशन किस पे करनी है? रिवाइज्ड कैरिंग वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। अब जेन में वो नक्शा होना चाहिए वर्किंग के अंदर। लॉस आया, इंपेयरमेंट लॉस आया, एसेट को भी उसने कम किया, एसेट भी कम हुआ और सरप्लस भी कम हो गया। अब जो चीज भी बची है उसको रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करना है। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, रिवाइज्ड सरप्लस डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। जैसे सरप्लस की कहां से आती? सरप्लस बिकता है क्या? उसकी रेजिडुअल वैल्यू तो नहीं होती ना, वो तो ऑलरेडी सरप्लस ही है, और उस सरप्लस को हमने एसेट की लाइफ के ऊपर साथ साथ ही खत्म करना है जैसे एसेट खत्म हो रहा है। मेरे ख्याल में ये सवाल अब हो जाना चाहिए। अगर रिमेनिंग लाइफ सवाल खुद बता दे तो हम खुद से कैलकुलेट नहीं किया करते। वो अलग बात है कि ये यूज नहीं ना हुआ, 16 के साल की एंट्रीज नहीं थी, ऐसे ही है ना? रिक्वायरमेंट क्या थी?
30 जून 15 की एंट्रीज चाहिए थी, तो 16 की एंट्रीज होती तो 19,277 डिवाइड करते 3 से डेप्रिसिएशन के लिए, और बकाया सरप्लस को भी डिवाइड बाय 3 करते। अपना हिसाब किताब नहीं करना था फिर उस दिन खड़े होके कि कितने साल गुजर गए, कितने बाकी हैं, ठीक है, क्योंकि सवाल ने खुद रिमेनिंग लाइफ दे दी। सवाल जब खुद रिमेनिंग लाइफ दे दिया करेगा तो हम ओके। बोरिंग क्या होती है जी? ए लोन टेकन फ्रॉम बैंक। खड़ो खड़ खोड़ पता नहीं क्या कर रहे हैं, लिख लीजिएगा अभी तो समझ लें इधर। मैं कौन सा लिख के ऐसे करके मिटा दूंगा फौरन, ये लिखा गया चलो, ये लिखा गया चलो, लिख के छोड़ूंगा, मिटा लेना, सॉरी नोट कर लेना, वो तो इसके लिए कहा जी। बैंक से लोन लिया, ओ भाई साहब, ओ कैप मैन, छोड़ दो अब, जो होना था हो चुका है, अब छोड़ो, बोर्ड पे तवज्जो करो, देख लेना यार प्लीज, इतना बुरा थोड़ा ही हूं, आप देखना ही नहीं पसंद कर रहे हैं। लोन लिया बैंक से, एंट्री बोलो इंट्रो वाली, हाँ लोन डेबिट केड़ा सी, लोन डेबिट वाला, लोन डेबिट, ओ अल्लाह पूछे तो थानू अल्लाह पूछे, कैश डेबिट, लोन पेएबल, चलो ठीक है, लोन पेएबल सिंपल, इसको बोरोइंग कहते हैं, ठीक है। कॉस्ट, जो लोन लिया जाता है उस पे कुछ कॉस्ट्स भी इनकर करना पड़ती हैं, मिसाल के तौर पे मशहूर ज़माना इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है। इंटरेस्ट एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है जब पे करते हैं? तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। और भी कुछ कॉस्ट्स हो सकती हैं, मिसाल के तौर पे बैंक चार्जेस, लोन लेने गए तो उसी बोरिंग के ऊपर चार्जेस पड़ सकते हैं, बैंक चार्जेस भी हो सकते हैं, कोई बैंक कमीशन भी हो सकता है, कोई लोन प्रोसेसिंग के चार्जेस भी हो सकते हैं, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, ये सब इंट्रो वाली बातें। क्या मतलब? बैंक चार्जेस डेबिट, कैश बैंक क्रेडिट, कमीशन बैंक कमीशन डेबिट, एक्सपेंस है ना, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस डेबिट, बैंक क्रेडिट, कैश क्रेडिट, ठीक है ना। तो ये सिंपल एक्सपेंसेस हैं, ये वो चार्जेस हैं जो बोरिंग लेने पर, बोरिंग ली जाती है तो उसके लिए हमें वो चार्जेस पे करने पड़ते हैं, ये कुछ चार्जेस हैं। तो बोरिंग को, लफ्ज बोरिंग, इंटरेस्ट और कॉस्ट, उस बोरिंग को, उस लोन को जो लेने के ऊपर हमें कॉस्ट पे करना पड़ती है, वो उसको उस बोरिंग की कॉस्ट कह रहे होते हैं। इंटरेस्ट है, कमीशन है, ठीक है जी, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस। तो नाम की हद तक तो ये स्टैंडर्ड इतना सा है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड दरअसल क्या है, ये बात तो आपको पता है कल ही होगी, आज उसकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे, इंट्रो की ही रिवीजन करेंगे एक तरह से, ठीक है। इंट्रो के अंदर लोन आया, फिर लोन रीपे हुआ इंस्टॉलमेंट्स में, वहाँ जो बात समझ नहीं आती थी मैंने कहा यहाँ पे शुरू में ही समझ लें, ठीक, आगे तो फिर यही चीज़ यूज़ होनी है, एक्सटेंसिवली यूज़ होनी है, तो इसलिए आज का आधा लेक्चर इसी काम के लिए, ठीक है। तो एक सिंपल सी एग्जांपल है, किताब के अंदर मौजूद थी लेकिन आज के हैंड आउट में इसलिए आपको छाप दी कि ताकि आप ये ना कह सकें, हालांकि ये वॉल्यूम 2 में ही था, पर फिर भी पहले दिन का वैसे भी आपको वादा है कि अगर कोई चीज़ ज़रूरत होगी तो वो मैं आपको हैंड आउट में दिया करूँगा। तो कल से आप लोगों ने इंश्योर करना है कि बुक्स आपके पास हों, क्योंकि हम छोटे छोटे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी बुक से ही कर रहे होंगे। शायद अब मुझे एक ही क्वेश्चन, ये 10 से 12 दिन शायद हमारे चलेंगे,
इस स्टैंडर्ड के ऊपर हम चलेंगे 10 से 12 दिन। 8 एक नंबर का सवाल यहाँ से बन सकता है, अच्छा खासा 10 तक भी हो सकता है। वैसे मैक्सिमम 8 का ही जो इंदिया जाहिर किया गया है आई कैप के सब मॉडल पेपर से, वो तो 8 ही लगता है, लेकिन हम पूरा तैयार करेंगे स्टैंडर्ड को, वो 8 का पूछे 10 का पूछे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस बुक से कर रहे होंगे। एक क्वेश्चन पास पेपर का मुझे FAR2 से उठाना पड़ेगा, वो मैं आपको हैंड आउट पे दे दूंगा, ठीक है। उसके अलावा अब ये वाला हैंड आउट आपको शायद सैटरडे को या मंडे को एक ही बार दूंगा। उसके अंदर जितने लेक्चर्स हमने पढ़े होंगे वो सारा लिखा होगा बस। लेक्चर 2 में तो ये 1 और 2 आ गए, 3 में जी हमने ये काम किया था, क्लास वर्क, ये होमवर्क, 4 में ये किया था, क्लास वर्क, होमवर्क, 5 में ये किया था। तो जब पेज पूरा हो जाएगा तो वो आपको मिल जाया करेगा, ठीक है। क्लियर है ये बात? तो बुक कल से लाजमी लानी है, कल से मैंने हैंड आउट कोई नहीं देना, बुक से क्वेश्चंस करने हैं। ये भी आपके बुक से उठाया गया क्वेश्चन है, क्लास वर्क में देखें लेक्चर 1 में। मिस्टर टीपू ऑब्टेन्ड लोन अमाउंटिंग टू 90 million फ्रॉम HBL ऑन, इस जनवरी को काट के जुलाई कर लें। यकम जुलाई 2015 हो गया, सबने कर लिया? ध्यान से कर लें वरना फिर बाद में घर जाके समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। यकम जुलाई 15 पे लोन लिया उसने, ठीक है। इट कैरीज markup at 12% per annum. The loan is repayable in semi-annual installments of rupees 10 million each. Semi-annual का मतलब हर साल में 2 दफा, और हर दफा कितनी पेमेंट? ये जमाइयाँ लेने वाला इंसान बन जाओ जी। हर साल में कितनी पेमेंट्स? 2। हर पेमेंट कितने रुपए की? 10 रुपए की, ठीक है, यानी 10 मिलियन की ईच, स्टार्टिंग फ्रॉम। अच्छा अब ये थोड़ी गड़बड़ हो गई ना, इसको काट दें, 30 जून को काट के लिख दें 31 दिसंबर। वो असल में मैंने पहले साल में ना एक इंस्टॉलमेंट डाली जरा करने के लिए, तो नीचे भी चेंज कर लें। स्टार्टिंग फ्रॉम 31 दिसंबर 15 अलॉन्ग विद इंटरेस्ट जी, ठीक है। तो लोन लिया किस दिन? यकम जुलाई 15 पे। हर साल में 2 किस्तें पे करनी है 10-10 मिलियन की। स्टार्ट होनी है ये किस्तें 31 दिसंबर, तो पहली किस्त 31 दिसंबर 15 को, तो फिर दूसरी 30 जून 16 पे, फिर तीसरी 31 दिसंबर 16 पे, फिर चौथी 30 जून 17, फिर 31 दिसंबर 17, फिर 30 जून 18, फिर हो सकता है पूरा ही ना हो गया, ठीक है बस, ओके, जज्बाती ना हो जाता। बात समझ आ गई? तो 6 महीने गुजरने के बाद एक किस्त भी पे करनी है और उन 6 महीनों का इंटरेस्ट भी पे करना है। 6 महीने गुजरने के बाद किस्त भी पे करनी है 10 मिलियन की, और उन 6 महीनों का इंटरेस्ट भी पे करना है। अब इंटरेस्ट रेट अप्लाई किस पे होता है? कैपिटल पे तो होता है, थोड़ा और मुकम्मल जवाब में प्रिंसिपल अमाउंट, वही कैपिटल को ही कहते हैं, कैपिटल अमाउंट पे, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट पे जी अप्लाई होता है। और जी बेटा बस कर दो ना, फजूल में ना बोले जाया करो ना। ये तुम खड़े हो जाओ ना जरा। हाँ, इज कैलकुलेटेड, बल्कि यूं लिखे, इंटरेस्ट इज पेड टू बैंक, इंटरेस्ट इज पेड टू बैंक, interest is paid to bank on loan outstanding during the year. Interest is paid to bank on loan outstanding during the year. देख लिया? अच्छा अब ये लोन आउटस्टैंडिंग को डिब्बा लगा लें और जिधर भी जगह है ऊपर या नीचे तीर खींचें और इसका मतलब लिखें। लोन आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होगा? इसका मतलब लिखें, इट इज एन अमाउंट which remains constantly payable during a specific period.
इट इज एन अमाउंट विच रिमेन्स कॉन्स्टेंटली पेएबल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। क्या मतलब, हमारा अगर ईयर एंड है, ईयर एंड क्या है वैसे, 30 जून है ना? अच्छा 31 दिसंबर कर लेते हैं जी। 31 दिसंबर है हमारा ईयर एंड, पहला 15 पे होगा ख़त्म, ठीक है। दूसरा 31 दिसंबर 16 पे ख़त्म होगा, और चलो 3 बना लेते हैं 31 दिसंबर। क्या मसला है इस बच्चे को, देखो यार क्यों ये बेचारे में बेचैनी है। बैठ जाओ यार, तुम तो खुद मजलूम हो, तुम पे क्या जुल्म करना। ओके अच्छा जी, लोन किस दिन लिया? यहाँ कहीं 1/7/15 पर 90 का लोन लिया, ओके। और यहाँ 31 दिसंबर पर 10 रुपये पे कर दिए, अगर करेंगे तो ठीक है, पे करेंगे ना, तो 10 रुपये पे हुए, तो यहाँ पे कितना पेएबल, 80 रुपये। फिर 31 दिसंबर के बाद अगली किस्त कब पे करोगे? 30 जून 16 पर, फिर 10 पे किए, और इधर 31 दिसंबर 16 पर भी 10 पे किए, तो कितने बच गए? 60, ठीक है। फिर 30 जून 17 पर 10 पे किया, और 31 दिसंबर 17 पर फिर 10 पे किया, तो यहाँ पर रह गया 40, ठीक है जी। तो यूं भी कह सकते हैं कि 1 जुलाई 15 से 31 दिसंबर 15 तक 90 आउटस्टैंडिंग रहा। 31 दिसंबर 15 की शाम को हमने 10 पे किया, तो अब कितना आउटस्टैंडिंग है? 80। फिर 1 जनवरी 16 से लेकर 30 जून 16 तक कितना आउटस्टैंडिंग रहा, बोले? और 30 जून 16 की शाम को कितना पे कर दिया? 10, तो रह गया 70। फिर 31 दिसंबर 16 तक ये 70 आउटस्टैंडिंग रहा। फिर 31 दिसंबर 16 की शाम को 10 पे किया, तो कितना बाकी रह गया? 7 बाकी रह गया, 60 सॉरी। उसके बाद फिर 30 जून 17 पे 10 पे किया, तो 30 जून 17 1 जनवरी 17 से 30 जून 17 तक ये 60 ही आउटस्टैंडिंग है। उसके बाद फिर 70 ऑनवर्ड्स। ओके 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 सॉरी, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, सिर्फ तुम्हारी वजह से और तुम्हारी वजह से। ओके 50 एंड, बात समझ रहे हैं? थोड़ा थोड़ा समझ आ रही है? इधर देखें, ये 90 31 दिसंबर 17 तक आउटस्टैंडिंग रहा, फिर शाम को 10 पे हुआ है। अब आउटस्टैंडिंग कितना है? 31 दिसंबर 15 की शाम को 80 आउटस्टैंडिंग है। अब ये आउटस्टैंडिंग रहा कितने दिन? 30 जून 16। फिर 30 जून 16 की शाम को 10 पे हुआ। अब ये 31 दिसंबर 16 तक ये आउटस्टैंडिंग रहा। फिर पेमेंट के बाद ये 60 इस दिन तक आउटस्टैंडिंग रहा, ये 50 इस दिन तक आउटस्टैंडिंग रहा। बात समझ आ रही है? आप कहोगे ये क्यों नहीं ऐसे किया?
जानता हूं मैं अपने स्टूडेंट्स को। मेरे ख्याल में बात अब सारी समझ आ गई है, ठीक है। मैंने आपको कहा इंटरेस्ट पे किया जाता है बैंक को लोन की आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे। आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या है जी? जो बोले लिखवाया, जो कॉन्स्टेंटली आउटस्टैंड रहे ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। अब इधर देखें जी, कैलकुलेशन अगर सीखना चाहें तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15 किस दिन लोन आया? निकालने लगा हूं मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, तो बल्कि यूं पहले पीरियड लिख लेते हैं। किस दिन लोन आया? यकम जुलाई 15 पर। और हमारा साल कब खत्म हो रहा है? 31 दिसंबर 15 पर। तो ये 6 महीने तक, ये 6 महीने तक कितना, यहां पे ना मैं, चले यहां पे लिख लूंगा, इंटरेस्ट यहां पे लिख लेते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस निकाल रहे हैं जी। इधर देखिए कितना लोन आया था? 90 का। किस दिन आया था? 1/7/15 पे। तो 31 दिसंबर 15 तक ये कितना आउटस्टैंडिंग रहा? 90। 31 दिसंबर 15 की शाम को घर जाते हुए रास्ते में 10 मिलियन पे करके गए, तो 90 मिलियन पूरे 6 महीने तक आउटस्टैंडिंग रहा। इंटरेस्ट रेट बता दो। 12% है सवाल में, ये पर एनम है, ना भी लिखा हो तो इंटरेस्ट रेट पर एनम ही हुआ करता है, ठीक है जी, ठीक है। इंटू 6/12 5.4 रुपीज इन मिलियन चल रहा है। चलो क्या रिक्वायरमेंट, शायद ये है ही नहीं, है रिक्वायरमेंट, रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स हैं और है ना इंटरेस्ट एक्सपेंस है ना, फिर तो ये रिक्वायरमेंट है। मैंने कहा आपका टाइम बचा लूँ थोड़ा सा, लेकिन ना बचाएं जी, रिक्वायरमेंट है रुपीज इन मिलियन, इसके ऊपर लिख लें। इंटरेस्ट एक्सपेंस ही तो निकाल रहा हूं, देखें, ठीक हो गया। उसके बाद जी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 16 आएगा। अब देखें 31 दिसंबर 15 की शाम को 10 पे हो गया था। अब कितना आउटस्टैंडिंग था? घर जा रहे थे तो 80 का बोझ फील हो रहा था। अब ये यकम जनवरी 16 की सुबह भी इतना ही है, ठीक है। अब जो अगला पीरियड है ना, वो यकम जनवरी 16 से है, ठीक है। लेकिन मसला क्या है? पूरा साल लोन तो रहा है, लेकिन पूरा साल 80 का लोन नहीं रहा। लोन तो पूरा साल रहा है, लोन तो आ गया था, तो कई साल चलना है। लेकिन हम क्यों रोक रहे हैं इसको? इधर देखें, 30 जून 16 पर क्यों रोक रहे हैं बताओ? क्योंकि एक और इंस्टॉलमेंट पे हो जानी है यहां पे। वो देखें 30 जून 6 पे जब 10 पे होना है, तो इसका मतलब जो 80 था वो 80 ही आउटस्टैंडिंग रहा, पर कब से कब तक? यकम जनवरी 16 से 30 जून 16 तक, इंटू 6/12 जी, 4.8। फिर ये 10 की पेमेंट होने के बाद ये कितना आउटस्टैंडिंग रह गया? 70। अब इस 70 ने कितना अरसा? अगले 6 महीने, यानी 30 जून 16 की शाम को जब 10 पे कर दिया, तो 80 में से कितने बच गए? 70। अब ये 70 यकम जुलाई 16 से 31 दिसंबर 16 तक आउटस्टैंडिंग रहा, क्योंकि उसके बाद फिर पेमेंट हो जानी है, ठीक है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस 70 इंटू 12% इंटू 6/12 4.2, इसका टोटल कर लें और 17 का कैलकुलेट करें जल्दी से। यहां तक करें और 17 का भी साथ ही कैलकुलेट करें, उसके बाद जल्दी करें। ये रिक्वायरमेंट ए है ना, बी ऐसे पहले कर रहे हैं, चलो अच्छी बात है। फॉर द ईयर एंडेड 31/12/16
करें 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 कर लें सब बच्चे, पहले नोट भी कर लें, अगर साथ साथ नहीं कर रहे थे तो अच्छे वाले बच्चे वो नोट भी कर लें। मैं अपनी तैयारी पूरी कर लेता हूँ, उसके बाद बस फटाफट लिख दूँगा आपको। वो मेरी गलती निकाला करो खान साहब, तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद ही यही है। अच्छा जी, दूसरे सवाल में बी थी, सॉरी, ए भी नहीं है, फिर ये 1 है। हाँ रिक्वायरमेंट 2, अल्लाह करे उस्ताद लगो पास हो के, दुआ समझो या बद्दुआ। हाँ। मैं भी अपने उस्तादों को मिलके यही कहता हूँ, दुआ ही नहीं है सर, वो भी यही कहते हैं जो समझो। वैसे लेजर भी बन सकता था इसकी जगह पे, बनाना नहीं है कभी परिचय में, ये भी नहीं बनाया करेंगे, बट डायरेक्ट ये सिर्फ दिमाग के अंदर थोड़ा सा ये जो है ना स्केच फिट करना था। ये ऐसे पेमेंट अगर हो रही है तो जिस दिन पेमेंट हुई उस दिन तक तो आउटस्टैंडिंग रहा ना, फिर उस दिन पेमेंट होके कम हो गया तो वहां तक ना इंटरेस्ट ले लिया। जल्दी करें। जी बच्चों, तीसरे साल का इंटरेस्ट निकाल लीजिएगा, नो इश्यू। ओके ठीक है, अच्छी बात है, निकाल भी लेना चाहिए था आपको। 15 के साल की एंट्रीज
यकम जुलाई 15 पे सबसे पहली एंट्री क्या हुई? यकम जुलाई 15 कैश डेबिट लोन क्रेडिट 90 से, लोन रिसीव्ड, इसकी नरेशन लोन, भाई नरेशन के नंबर होते हैं लिखा करें, अनलेस के वो खुद कह दे, एंट्रीज मांगे और खुद कह दे नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड, लिखा करें लोन रिसीव्ड। फिर क्या हुआ जी? 31 दिसंबर 15 पे इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो और नोट करने वाली बुलाओ, इधर देखो जी, इंस्टॉलमेंट पे हो रही है, लोन डेबिट कैश क्रेडिट 10 रुपये से, और उसने कहा था साथ में इंटरेस्ट भी पे होना है। 31 दिसंबर 15 पे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 5.4 से। ठीक हो गया जी। उसके बाद यकम जनवरी पे कुछ होगा, पहली एंट्री कब होगी? 16 में जाके, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। अच्छा, इसकी नरेशन भी आपको लिखनी चाहिए थी। इंटरेस्ट, इसकी नरेशन क्या है? लोन रीपेड, दैट्स इट, लोन रीपेड, इंस्टॉलमेंट पेड या लोन रीपेड, बस। तो यहाँ क्या है जी? इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ 6 मंथ्स, ये जरा ऐसे नहीं लिखेंगे पर्चे में, जरा आपके लिए लिख रहा हूँ पहली बार। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम 1/7/15 टू 31 दिसंबर 15। ठीक हो गया जी। फिर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 16 आया। 30 जून 16 पर लोन डेबिट कैश क्रेडिट 10 रुपये से, सेकंड इंस्टॉलमेंट पेड, लोन रीपेड, जो मर्जी लिख दो। फिर इसके साथ ही 30 जून 16 पर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 4.8 पे, इस पे क्या लिखोगे? इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम 1 जनवरी बेटा 1/1/16 टू 30/6/16। ठीक है। फिर जनाब 31 दिसंबर 16 आएगा, अगेन लोन डेबिट कैश क्रेडिट 10 रुपये से, और इसी दिन 31 दिसंबर 16 पे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 4. इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स घर पे कोशिश कीजिएगा बनाने की, ज़रा ध्यान से बनाइएगा। IS 1 कहता है करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज अलग अलग नजर आनी चाहिए। नीचे एक और सवाल गिवन है, जितना हमने यहाँ पे किया उस सवाल के साथ भी करना है। यहाँ पे 17 वाले साल का एक्सपेंस भी निकालना है, 17 वाले साल की एंट्रीज भी करनी है। ठीक है जी, जिंदगी रही तो कल